हेलो दोस्तों, दिस इज प्रेम सुढ़ानी कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ आवर न्यूज़ सिंप्लीफाइड। और आज के न्यूज़ सिंप्लीफाइड में हम बात करेंगे कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है गवर्नमेंट के ऊपर दैट यू आर टेस्टिंग आवर पेशेंस टेस्ट क्यों किया है, क्योंकि ट्रिब्यूनल्स में जो अपॉइंटमेंट होने हैं वो सरकार डिले कर रही है। इसके साथ ही साथ जो ट्राइब्यूनल एक्ट ऑफ 2021 है दैट इज एन ओपन वायलेशन ऑफ द जुडिशियल ऑर्डर्स जो सरकार को अभी फॉलो करने थे बट सरकार ने ओवरराइड किया है। तो आज इसके इशू में हम बात करने वाले हैं। ये पूरा इशू हम समझेंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड क्या है, देन विल डिस्कस व्हाट आर द ट्रिब्यूनल्स होते क्या है, इनकी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या स्टेटस है, देन विल डिस्कस अबाउट द ट्राइब्यूनल रिफॉर्म बिल या फिर अभी जो एक्ट हो चुका है उसके बारे में बात करेंगे, एंड दैट इज क्या क्या इश्यूज हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने रेज किए हैं रिगार्डिंग दैट एक्ट। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम समझते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन के साथ। आपको बताना है ट्रिब्यूनल से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट हैं, कौन कौन से करेक्ट हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज ट्राइब्यूनल्स वर ओरिजिनली द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ट्राइब्यूनल शुरू से ही कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थे, नंबर 1। Number 2, tribunals under Article 323B are related to public service matters only. The third statement is tribunals under Article 323A can be created by the Parliament only. ठीक है, आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा करेक्ट आंसर क्या है और आपको पता भी लग जाएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ट्राइब्यूनल्स होते क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं। ट्राइब्यूनल्स जो है दे परफॉर्म जुडिशियल फंक्शंस, यानी कोर्ट की तरह काम करते हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली द कोर्ट्स। ठीक है, इसमें जो बैठते हैं वो जजेस नहीं बैठते, यहाँ पे जो बैठते हैं दे आर एडमिनिस्ट्रेटर, एंड एज एडमिनिस्ट्रेटर्स आर वर्किंग इन अ जुडिशियल कैपेसिटी, जज की तरह काम कर रहे हैं। देयरफॉर दीज ट्राइब्यूनल्स आर नेम्ड एज क्वासी जुडिशियल बॉडीज, क्योंकि जुडिशियल फंक्शंस तो हैं लेकिन जज नहीं बैठ रहा, दैट्स व्हाई दिस इज क्वासी जुडिशियल, राइट। द फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग इज कि यहाँ पे जो कोर्ट हैं उनसे ये काफी अलग होते हैं, क्योंकि कोर्ट में आप सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऐसे फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल टर्म्स में चलती है पूरी कार्रवाई, राइट। तो ट्राइब्यूनल्स ये होते हैं। सबसे पहले हमें समझ में आया कि क्वासी जुडिशियल क्यों है। सेकेंडली, कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये ओरिजिनली थे ही नहीं। 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, जिसे आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। उस अमेंडमेंट के साथ ये वाला पार्ट इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज 14A। अब इसमें 2 आर्टिकल हैं, दैट इज आर्टिकल 323A एंड 323B। 323A जो है वो डील करता है पब्लिक सर्विस रिलेटेड ट्राइब्यूनल से, राइट। 323A, ओके, दिस इज द tribunal related to the public services, right? Other tribunals will be created under 323B. ये बाकी जो भी ट्राइब्यूनल है वो 323B में क्रिएट होंगे। फॉर एग्जांपल टैक्स रिलेटेड ट्राइब्यूनल्स वो जाएगा 323B में, लेकिन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स दैट इज कैट that is to be formed with the help of this 323A आर्टिकल, राइट। तो यहां पे ध्यान रखना पब्लिक सर्विस मैटर्स एंड इसमें रहेगा अदर्स। These can be created by parliament only, this 323A, but this can also be created by the state legislatures, यानी कि parliament plus state legislature both can create the articles that tribunals under article 323B। ठीक है, दोनों ही parliament और state legislature क्रिएट कर सकती हैं। यहाँ पे जो ट्राइब्यूनल होगा वो एक ही ट्राइब्यूनल है, जैसे कैट है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसकी कोई ब्रांच नहीं होगी, हियरार्की नहीं होगी, बट इन केस ऑफ दीज ट्रिब्यूनल्स हियरार्की हो सकती है। तो ये कॉमन डिफरेंसेस हैं बिटवीन 323A एंड 323B। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे पब्लिक सर्विस मैटर्स, यहाँ पे अदर मैटर्स, राइट। यहाँ पे पार्लियामेंट ओनली, यहाँ पे पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर बोथ कैन क्रिएट, राइट। सो दिस इज अबाउट द ट्राइब्यूनल्स, यानी कि ट्राइब्यूनल्स ओरिजिनली पार्ट नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन का, ओके। अब हम बात करते हैं कि अभी जो न्यूज चल रही है ट्राइब्यूनल रिफॉर्म बिल जो गवर्नमेंट लाती है उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं। इन द ईयर ऑफ 2015 एनडीए जो गवर्नमेंट है अभी, उनका कहना था कि बिकॉज ऑफ सम ओवरलैपिंग फंक्शंस और बहुत सारा डिले हो रहा है इनके कैपेबिलिटीज में, इनका जो मेन मकसद था ट्राइब्यूनल बनाने का दैट वाज टू फास्टन द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, बट एक्चुअली में वो हो नहीं पा रहा है। एंड दैट इज द रीजन कि हम इनको रैशनलाइज करने जा रहे हैं, जो ओवरलैपिंग फंक्शंस हैं उनको हम हटा के एक ही ट्रिब्यूनल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। सो दिस वाज हाईलाइटेड बाय एनडीए गवर्नमेंट इन द ईयर ऑफ 2015। और 2017 में एक फाइनेंस बिल लाते हैं, वहां पे ये कहते हैं कि नाउ
Central government will have the functions, the powers related to the tribunal appointments, tenure and service conditions. ये वहां पे टर्म लिख दिया जाता है 2017 में। इसके बाद कुछ रूल्स लाए जाते हैं 2020 में कि ट्राइब्यूनल से रिलेटेड अपॉइंटमेंट में क्या क्या रूल्स होने वाले हैं। लेकिन इन रूल्स को मद्रास बार एसोसिएशन लेके पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट में और वो चैलेंज कर देते हैं इन रूल्स को। तो हम वो भी देखेंगे। तो इसमें क्या क्या होगा एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रूल्स बनाए जाते हैं इन द ईयर ऑफ 2020 और उनको मद्रास जो बार एसोसिएशन है वो चैलेंज करती है सुप्रीम कोर्ट में। इन द सुप्रीम कोर्ट ये तीन चीजें जो है वो डिसाइड की जाती हैं जो कि इन रूल्स में नहीं था, 2020 के रूल्स में नहीं था। दे वर नॉट देयर इन 2020 रूल्स। द फर्स्ट थिंग इज 50 ईयर्स ऑफ मिनिमम एज। ये जो रूल्स में डाला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इज वायलेटिंग द टेन्योर, जो स्टेबिलिटी देते हैं हम, वो इसको वायलेट कर रहा है। दैट शुड नॉट बी द क्राइटेरिया। 50 ईयर्स ऑफ मिनिमम एज शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम दीज रूल्स। पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन कहा सुप्रीम कोर्ट ने, एडवोकेट्स विद 10 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस, मतलब जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं 10 ईयर्स से ज्यादा, दे शुड बी कंसिडर्ड एज द मेंबर और द चेयरपर्सन ऑफ द ट्रिब्यूनल ऑल्सो, मतलब उनको भी वहां पे ड्यू रिप्रेजेंटेशन दिया जाए इन द मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट, राइट। द थर्ड थिंग वाज द टेन्योर शुड बी 5 ईयर्स प्लस 70 ईयर्स ऑफ मैक्सिमम एज फॉर द चेयरपर्सन होना चाहिए और 5 ईयर्स प्लस 67 ईयर्स ऑफ द एज फॉर अदर मेंबर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल होना चाहिए। ये तीन ऑब्जर्वेशन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो सुप्रीम कोर्ट के ये तीनों ऑब्जर्वेशन के बावजूद गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लाती है, दैट इज द ट्राइब्यूनल रिफॉर्म ऑर्डिनेंस, ठीक है। और उसमें ये तीनों ही रूल को वायलेट करते हैं, मतलब ना ये किया जाता है, ना ये किया जाता है, ना ये किया जाता है। एंड दैट्स व्हाई मद्रास बार एसोसिएशन अगेन वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट और यहां पे सुप्रीम कोर्ट इसको कंप्लीटली ऑर्डिनेंस को क्वैश कर देता है, स्ट्रक डाउन कर देता है, बिकॉज दैट वाज वायलेटिंग ऑल दीज 3 प्रोविजंस व्हिच वर हाइलाइटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द ईयर ऑफ दिस 2020, राइट। तो ये था ऑर्डिनेंस को स्ट्रक डाउन करने की वजह, क्योंकि सरकार ने मेनली इन 3 थीम्स को इग्नोर किया। जुडिशियल जो ऑर्डर्स थे उनको बाईपास किया, ओवरराइड किया, एंड दैट्स व्हाई दिस ऑर्डिनेंस वाज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक कर दिया ऑर्डिनेंस, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो है अभी के सेशन में बिल लेके आती है, दैट इज ट्राइब्यूनल रिफॉर्म बिल, और उसमें कुछ प्रोविजंस हैं। एक एक करके प्रोविजन समझते हैं और वो प्रोविजन किस तरह से खतरनाक हो सकते हैं वो भी हम समझते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था वो सब एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट जो बन चुका है अभी 2021, उसमें क्या है। द फर्स्ट थिंग इज द अपॉइंटमेंट मैटर्स, मतलब यहां पे एक चीज बनेगी, दैट इज सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, दैट इज टू बी अपॉइंटेड, एंड ये जो है मेंबर्स होंगे उसके। तो एक एक करके समझते हैं। सर्च कम सिलेक्शन कमेटी में जो चेयरपर्सन होंगे दैट वुड बी सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट जज, ये या तो ये सीजेआई होंगे या सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, एंड इनके पास जो वोट होगा दैट वुड बी कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट मतलब जब भी जैसे एक मतलब मैटर डिसाइड करना है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह डिसाइड होगा, वोटिंग में 1 वोट इधर है 1 वोट इधर है, देन कास्टिंग वोट वुड बी द वन दैट विल डिसाइड द फाइनल आउटकम, ठीक है। जब भी बराबर का मैटर होगा तब एक साइड मैटर डालने के लिए दैट वुड बी द कास्टिंग वोट, एंड ये दिया गया है चेयरपर्सन को। तो चेयरपर्सन वुड बी सुप्रीम कोर्ट जज या सीजेआई, ठीक है। द सेकंड वन इज 2 सेक्रेटरी, 2 सेक्रेटरी होंगे एंड दे विल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। सो द फर्स्ट वन इज द चेयरपर्सन, द सेकंड 2 पीपल विल बी सेक्रेटरीज अपॉइंटेड बाय सेंटर, एंड देन अब देखिए तीसरा मेंबर कौन होगा, सिटिंग या आउटगोइंग चेयरपर्सन। जब भी सिटिंग या आउटगोइंग चेयरपर्सन कब होगा, सिटिंग चेयरपर्सन होगा जब आपको मेंबर अपॉइंट करने हैं, जब भी आप ट्राइब्यूनल के मेंबर्स अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो फिर वहां पे सिटिंग आपका चेयरपर्सन बैठेगा। व्हेन आप चेयरपर्सन अपॉइंट कर रहे हैं ट्राइब्यूनल का तो जो आउटगोइंग, जो जाने वाला है चेयरपर्सन, वो बैठेगा। जब भी आप रीअपॉइंटमेंट के लिए कंसीडर कर रहे हैं चेयरपर्सन को, रीअपॉइंटमेंट ऑफ द सेम चेयरपर्सन, देन दैट वुड बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट जज या फिर सीजे ऑफ एचसी, मतलब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यहां पे बैठेंगे, एंड दे आर टू बी अपॉइंटेड बाय द सीजेआई ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट। सो ये होंगे, एक पर्सन इसमें से बैठेगा डिपेंडिंग अपॉन द अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर। किसको आप अपॉइंटमेंट करने जा रहे हैं, किसका अपॉइंटमेंट करने जा रहे हैं, उस हिसाब से इनको बैठाया जाता है, राइट। और एक और सेक्रेटरी होगा ऑफ द मिनिस्ट्री जिसके अंदर ट्रिब्यूनल क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन इसके पास वोटिंग पावर नहीं होगी, नो वोटिंग पावर हैज बीन प्रोवाइडेड टू दिस मेंबर, दिस सेक्रेटरी। सो इफेक्टिवली आप देखेंगे तो एक और सेक्रेटरी जो है वो भी सेंटर का है, राइट।
विदाउट वोटिंग पावर। एंड इसके अलावा एक और हमने मेंबर देखा, वन मोर मेंबर इज दिस वन, सिटिंग और आउटगोइंग चेयरपर्सन और सीजेएचसी और सुप्रीम कोर्ट जज, दैट दीज टू आर डिसाइडेड बाय द सीजेआई। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस ट्राइब्यूनल अपॉइंटमेंट सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। ठीक है, अब आप यहां पे देखिए गवर्नमेंट के पास कितनी पावर है ट्राइब्यूनल में किसी को भी अपॉइंटमेंट करने की। 3 सेक्रेटरी यहां पे बैठे हैं। इफेक्टिवली अगर आप देखोगे तो 2 सेक्रेटरी हैं क्योंकि एक के पास वोटिंग पावर नहीं है। सो दिस इज द वायलेशन ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर, जो हम आगे बात करने वाले हैं। सेपरेशन ऑफ पावर सेज कि एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी जो है वो दोनों का सेपरेशन होना बहुत जरूरी है। बट हेयर यू कैन सी इन द मैटर्स ऑफ द अपॉइंटमेंट के मैटर्स में गवर्नमेंट की से काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो ट्रिब्यूनल में जो अपॉइंटमेंट्स होने जा रहे हैं दे आर टू बी डिसाइडेड बाय द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। सो दिस इज द इशू। ये देख लिया हमने सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। देन आप देखिए एज में ये मिनिमम एज क्राइटेरिया जो है दैट इज 50 ईयर्स आपने कंप्लीट करने चाहिए, राइट। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये गलत है, इसीलिए आपका ऑर्डिनेंस को उन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया था। बट अगेन गवर्नमेंट जो है वो इस एक्ट में 50 ईयर की मिनिमम एज रखती है। इसके साथ ही वहां पे बोला गया था 570 of the age should be for the chairperson, but यहाँ पे again 470 है 4 years और the maximum age 70 years, ठीक है। यहाँ पे 467 है that is true for the member जो है वो या तो 4 साल का अपॉइंटमेंट होगा या फिर मैक्सिमम उसकी एज 67 years हो जाए। तो that is again violating the judicial orders, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिमूवल, कि कैसे किसी भी चेयरपर्सन को, ट्राइब्यूनल के चेयरपर्सन को या फिर मेंबर को रिमूव किया जाएगा। सो दैट इज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस सर्च कम सिलेक्शन कमेटी पे ही किया जाएगा। नेक्स्ट इस एक्ट में बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू मर्ज द फंक्शंस ऑफ द ट्रिब्यूनल, मतलब किसी भी ट्रिब्यूनल को दूसरी ट्रिब्यूनल के साथ मर्ज किया जा सकता है। और इसी एक्ट में 9 ऐसे ट्रिब्यूनल्स को स्क्रैप कर दिया गया। फॉर एग्जांपल पेटेंट रिलेटेड, है ना, फॉर एग्जांपल फिल्म सर्टिफिकेशन का जो ट्राइब्यूनल था उनके जो इश्यूज हैं वो सब मर्ज करके अब आपको हाई कोर्ट जाना होगा या फिर जो कमर्शियल कोर्ट्स हैं उसमें जाना होगा व्हेन इट कम्स टू द मैटर ऑफ पेटेंट और द फिल्म सर्टिफिकेशन रिलेटेड इश्यूज, आपको वहीं जाना होगा। सो दिस इज द एक्ट। यहां पे ये एक्ट आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब हम चलते हैं कि इशू क्या क्या है। सबसे पहले आपका ऑर्डिनेंस जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, स्ट्रक डाउन कर दिया था। बट अगेन गवर्नमेंट केम अप विद द एक्ट, है ना, और उसमें बोला गया कि लैक ऑफ डिस्कशंस के चलते ये एक्ट लाया गया। अभी आपका रिसेंटली ये पास हुआ है और वहां पे ऑपोजिशन बिल्कुल भी वहां पे बैठा हुआ नहीं था। सो डिस्कशंस जो है प्रॉपर नहीं हुए, दैट इज द फर्स्ट इश्यू। सेकंड इज दिस इज ओवरराइडिंग द जजमेंट। हमने देखा कि ऑर्डिनेंस जो था वो स्ट्रक डाउन कर दिया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगेन गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद दिस टाइप ऑफ एक्ट्स, so that is nothing but the overriding of the judgments of the Supreme Court, ठीक है, उनको bypass किया जा रहा है। थर्ड इश्यू is the conditions of the service and tenure। so tenure में आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 5 years and 70 years and 5 years and 67 years होना चाहिए मेंबर्स के लिए, that should be for the chairperson। बट अगेन इसको वायलेट किया गया और हमने देखा कि 470 है for chairperson and 467 है for the members, right। so this is the again that is violation of the Supreme Court's order, right। इसके बाद हम देखें मिनिमम एज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये मिनिमम एज क्राइटेरिया हटाना होगा बिकॉज दैट इज having some effect on the security of the tenure, ठीक है, या तो टर्म ऑफ द दिस मेंबर और द चेयरपर्सन की टर्म जो है वो कम से कम टेन्योर जो है स्टेबल होना चाहिए। तो दैट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द एक्ट, ये भी बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, बट अगेन गवर्नमेंट इसी के साथ आई है। देन सेपरेशन ऑफ पावर मैंने बता दिया था क्योंकि एग्जीक्यूटिव का जो इंटरफेरेंस है वो काफी ज्यादा है ट्राइब्यूनल्स अपॉइंटमेंट में, क्योंकि हमने देखा 2 सेक्रेटरी हैं जिनके पास वोटिंग पावर है, 1 सेक्रेटरी और हैं जिनके पास वोटिंग पावर नहीं है, बट स्टिल 3 सेक्रेटरीज आर देयर इन सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। सो इसमें एग्जीक्यूटिव की से ज्यादा रहेगी। एंड इसके बाद बात करें जो अभी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है सुप्रीम कोर्ट ने, दैट इज ऑन द मैटर ऑफ द अपॉइंटमेंट बिकॉज ऑफ द वैकेंसीज इन मेनी ऑफ द ट्रिब्यूनल्स, वो अभी डिसफंक्शनल हो रखे हैं। चाहे आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात कीजिए चाहे किसी और ट्रिब्यूनल की, तो उसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे आर नॉट कैपेबल द डिलीवरिंग ऑफ देयर वेरी बेसिक ऑब्जेक्टिव, दैट इज टू फास्टन द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। वो अपना जो मेन ऑब्जेक्ट था
फास्ट जुडिशियल सिस्टम के लिए वो उससे कहीं ना कहीं भटक रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज वैकेंसीज एंड गवर्नमेंट इज नॉट अपॉइंटिंग द मेंबर्स एंड द चेयरपर्सन एंड दैट इज द इशू दैट वाज हाईलाइटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, राइट। अभी जो हाईलाइट किया है यही इशू है। इसके बाद अगर बात करें सो गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो आपका डिसीजन है टू मर्ज एंड टू जैसे आपने स्क्रैप कर दिए काफी सारे ट्रिब्यूनल। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने फिल्म सर्टिफिकेशन का जो ट्रिब्यूनल था, फिल्म सर्टिफिकेशन ट्राइब्यूनल इज समथिंग वेयर आपको चाहिए होते हैं जो स्पेशलाइज मेंबर हो, वहां पे मूवी जगत से जुड़े हुए लोग होंगे, ठीक है, सिनेमा जगत से जुड़े हुए। तो उनकी बजाय अब आपने इसको कर दिया कि इनके मैटर्स अब हाई कोर्ट सुनेगी, तो हाई कोर्ट में सारे जो होते हैं वो जज होते हैं। सो दैट इज नथिंग बट उससे क्या होगा, जो फिल्म सर्टिफिकेट से जुड़े हुए लोग थे, फिल्म से जुड़े हुए लोग थे, वो ज्यादा कैपेबल थे ऑन डिसाइडिंग द मैटर्स ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। बट इन केस ऑफ हाई कोर्ट में जब उनका आपने पावर ट्रांसफर कर दी, ये सारे फंक्शन ट्रांसफर कर दिए, तो वहां पे दिक्कत आएगी कि वहां पे सारे के सारे जजेस बैठे हुए हैं। तो ये सारे इशू हैं जो हाईलाइट किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, बट स्टिल गवर्नमेंट जो है वो एक्ट लेके आती है और एक्ट बना भी देती है और उसमें ये सारी चीजें भी हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है मेंबर्स का ट्राइब्यूनल में, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। मेंबर्स प्लस जो चेयरपर्सन है उनका रीअपॉइंटमेंट भी किया जा सकता है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे वापस से, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था। द फर्स्ट थिंग इज ट्राइब्यूनल्स वर ओरिजिनली द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नो, दे वर इंसर्टेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1976। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, right? The second statement says tribunals under article 323b are related to public service matters. No, it was article 323a, right? So this is also wrong. Then third comes here, that is the tribunals under article 323a can be created by the parliament only. Yes, that is true. हमने अभी देखा था कि वो पार्लियामेंट के द्वारा ही क्रिएट की जाती है। So only third option is correct. You have to identify the correct statement. So 3 is the only right answer here, right? सो आई होप आपको ट्राइब्यूनल का पूरा ये इशू समझ में आ गया होगा। कैसे सर्च कम सिलेक्शन कमेटी में जो दिक्कतें हैं वो मैंने आपको समझाई है, प्लस इस इशू में क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया वो भी आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये इशू समझ में आ चुका है तो हम इन सभी प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। आप हमसे यहाँ आके जुड़ सकते हैं, हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इस वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.